नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान लो कॉमर्स एंड कंपटीशन में। मैं पीके सर आज आपका टॉपिक बिजनेस इकोनॉमिक्स का एमसीक्यू क्वेश्चन लाए हैं, जिसमें आपका व्याख्या सहित एमसीक्यू रहेगा। जिसमें आपका सबसे पहले क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि मांग वस्तु को प्राप्त करने की वह इच्छा है जिसमें खरीदने हेतु ऑप्शन ए साधन हो, ऑप्शन बी धैर्य हो, ऑप्शन सी इच्छा हो, ऑप्शन डी तैयारी हो। तो इसमें सबसे पहले देखिए दोस्तों, आपको वस्तु के मांग के बारे में बताएंगे, क्योंकि आपका 3 क्वेश्चन 5 नंबर में 3 क्वेश्चन आपका करना है, जिसमें 6 क्वेश्चन आ रहा है, 3 क्वेश्चन करना है। इसलिए मांग का अर्थ भी आपको जानना आवश्यक है। मांग होता क्या है? तो देखिए दोस्तों, मांग होता क्या है, मीनिंग ऑफ डिमांड होता क्या है। तो देखिए, मांग किसी वस्तु को प्राप्त करने की उस इच्छा को कहते हैं जो वस्तु खरीदने के लिए साधन और उन साधनों को उस वस्तु की प्राप्ति के लिए देने के लिए तत्पर रूप से संयुक्त रूप से की जाती है। और उसके बाद से मांग का अर्थ है, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मांग का अर्थ किसी दिए हुए मूल्य पर किसी वस्तु की मांग की मात्रा को प्रभावित करती है जो उसके मूल्य के विशेष समय में खरीदी जाए। इससे मान लीजिए दोस्तों, वस्तु का मूल्य घटता है तो उसका मांग बढ़ जाता है, और वस्तु का मूल्य आपका बढ़ता है तो उसका मांग घट जाता है। तो इस प्रकार मांग को आप परिभाषित कर सकते हैं। इससे मांग की जैसे मान लीजिए विशेषता पूछे कि मांग की विशेषता होता क्या है, तो मांग की विशेषता कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिमांड। तो मांग की विशेषता होता क्या है? तो मांग की विशेषता में सबसे पहला विशेषता ये है कि किसी वस्तु की इच्छा पर होती है। यह किसी वस्तु की क्या होती है? इच्छा पर होती है, किसी वस्तु की इच्छा पर होती है। नेक्स्ट, उसे खरीदने के लिए साधन चाहिए, खरीदने के लिए क्या चाहिए? साधन चाहिए। नेक्स्ट, क्रय करने या साधन के व्यय करने की तत्परता होनी चाहिए, व्यय करने की क्या हो? तत्परता हो उसमें। उसके बाद से एक निश्चित मूल्य हो उसका, मांग का क्या? एक निश्चित मूल्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निश्चित मूल्य होना चाहिए। और एक निश्चित अवधि होनी चाहिए, टाइम होना चाहिए, पीरियड होना चाहिए। तो आपका क्या होता है? मांग की विशेषता होता है। तो इसमें देखिए, मांग का परिभाषा रहा और मांग का विशेषता रहा। उसके बाद से दोस्तों देखिए, मांग के प्रकार। तो मांग के प्रकार में काइंड्स, इसका पहले इसका आप डिटेल देख लीजिए, मांग क्या है, उसका प्रकार क्या है। तो मांग के प्रकार में पहला प्रकार होता है दोस्तों मूल्य मांग। क्या होता है? मूल्य मांग, प्राइस डिमांड जिसको बोलते हैं। दूसरा होता है आपका आय मांग। क्या होता है? तो आय मांग, जिसको आप बोलते हैं इनकम डिमांड। और तीसरा होता है आपका आड़ी मांग या तिरछी मांग। तीसरा होता है आड़ी मांग या तिरछी मांग, आड़ी मांग या तिरछी मांग होता है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले मांग के प्रकार में मूल्य मांग क्या होता है? तो मूल्य मांग से आशय ऐसे मांग से है जिसमें किसी भी वस्तु का मूल्य उसकी मांग को प्रभावित करता है। यदि मूल्य अन्य बातें समान रहने पर यदि उपभोक्ता की आय, रुचि संबंधित वस्तुएं इत्यादि क्या करती है? कीमतों को परिवर्तन करती हैं। मूल्य मांग बढ़ेगा तो मूल्य बढ़ेगा तो वस्तु का मांग कम हो जाता है, और मूल्य घटेगा तो वस्तु का मांग क्या बढ़ जाता है। नेक्स्ट आपका आय मांग। तो आय मांग इनकम डिमांड होता क्या है? तो आय मांग से आशय ऐसे मांग से है जो अन्य बातें समान रहने पर एक उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के साथ साथ उसकी मांग में भी क्या होता है? परिवर्तन होता है। यदि उपभोक्ता, जैसे मान लीजिए आपके पास इनकम ज़्यादा हो रहा है तो क्या करेंगे? वस्तु का डिमांड बढ़ा देंगे। और जैसे ही आपका इनकम कम होगा तो वस्तु का मांग क्या करेंगे? घटा देंगे। तो यह आपका होता है आय मांग। आय मांग में 2 वस्तु होती हैं। एक उत्तम वस्तुएं होती हैं, सुपीरियर वस्तु, जिसको विलासिता की वस्तुएं कहते हैं। एक होता है निम्न वस्तुएं होती हैं, हीन वस्तुएं होती हैं। उसके बाद से तीसरा होता है आड़ी मांग। तो देखिए दोस्तों, आड़ी मांग क्या होता है? तो आड़ी मांग को क्रॉस डिमांड बोलते हैं। जब किसी वस्तु की मांग पर किसी अन्य उससे संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उसका इफेक्ट पड़ता है। जैसे मान लीजिए चाय महंगा हो जाता है तो क्या कॉफ़ी पियेंगे, काफ़ी महंगा हो जाएगा तो क्या करेंगे? चाय पियेंगे। तो यह एक दूसरे की क्या होती हैं? प्रतिस्थापन वस्तुएं होती हैं दोस्तों। तो इसको 2 भागों में बांटा गया आड़ी मांग को, एक प्रतिस्थापन वस्तुएं, एक पूरक वस्तुएं। उसके बाद से नेक्स्ट है आपका
मांग को प्रभावित करने वाले कारक, यानी मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यानी कौन से फैक्टर हैं जो मांग को प्रभावित करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यानी मांग को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहले वस्तु की कीमत। देखिए, वस्तु की कीमत जब कम रहेगी तो उसका मांग क्या बढ़ेगा, और जब वस्तु की कीमत ज़्यादा रहेगी तो उसका मांग क्या घटेगा। दूसरा, आय में परिवर्तन। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति की आय में परिवर्तन हो रहा है, आय बढ़ रहा है तो उसका मांग बढ़ेगा, और आय जैसे ही घटेगा उसका मांग भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तीसरा, अनिवार्य वस्तुएं। देखिए दोस्तों, अनिवार्य वस्तुएं भी क्या करती हैं, यानी मांग को प्रभावित करती हैं। जैसे मान लीजिए आज के ज़माने में क्या गैस यानी अनिवार्य वस्तुएं हैं, रोटी कपड़ा मकान क्या अनिवार्य वस्तुएं हैं। इसका मूल्य कितना हो बढ़े आप क्या उसका खरीदारी जरूर करेंगे। उसके बाद से तीसरा है आपका निकृष्ट वस्तुएं। फिर से चौथा है आपका विलासिता की वस्तुएं। पांचवा है रुचि एवं फैशन की वस्तुएं। देखिए, रुचि एवं फैशन की वस्तुएं भी क्या करती है, आपकी मांग को यानी प्रभावित करती है। फिर से इसमें और पॉइंट हो सकता है यानी जलवायु। तो जलवायु का मतलब यानी मौसमी परिवर्तन। जैसे मान लीजिए आपको यानी सर्दी के दिनों में क्या है, सर्दी के दिनों में आपका यानी ऊनी वस्त्र बिकता है, और आपका वही गर्मी के दिनों में क्या सूती वस्त्र बिकता है। फिर से जनसंख्या परिवर्तन। देखिए दोस्तों, यानी जनसंख्या परिवर्तन भी आपकी मांग को प्रभावित करता है। जैसे जनसंख्या में वृद्धि होने से आपका मांग क्या, आपकी वस्तु का मांग क्या बढ़ेगा, और जनसंख्या में यानी कमी होने से वस्तु का मांग क्या कम होगा। तो जनसंख्या में परिवर्तन भी क्या करता है, मांग को प्रभावित करता है। उसके बाद से द्रव्य की मात्रा। द्रव्य की मात्रा यानी आपके पास पैसा होगा तो क्या करेंगे, वस्तु की मांग को बढ़ा देंगे, अब पैसा कम होगा तो क्या करेंगे, वस्तु की मांग को क्या करेंगे यानी घटा देंगे। तो यह आपका यानी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले फैक्टर हैं, प्रभावित करने वाले कारक हैं। उसके बाद से क्वेश्चन मान लीजिए पूछ देता है गिफिन, यानी गिफिन का विरोधाभास क्या है। गिफिन का विरोधाभास, देखिए ये आपका किसी भी कंपटीशन में देखिए इकोनॉमिक्स से एक क्वेश्चन आपका बनता है। जो भी क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं या आपका बीकॉम में नहीं, आप मान लीजिए नेट देंगे, जेआरएफ देंगे, टीईटी पीटी देंगे, उसमें आपको क्या करेगा, सहयोग करेगा। तो गिफिन का विरोधाभास होता क्या है, तो गिफिन का विरोधाभास से ऐसे यानी वस्तुओं से होता है जिसमें निम्न किस्म की वस्तुएं यानी उच्च किस्म की वस्तुओं को क्या करती हैं, चलन से बाहर कर देती हैं, उसे ही हम बोलते हैं गिफिन की यानी विरोधाभास की वस्तुएं बोलते हैं। यानी गिफिन की विरोधाभास वस्तुओं में यानी उपभोक्ता की अज्ञानता होती हैं, आय में परिवर्तन होता है, फैशन की वस्तुएं होती हैं, जनसंख्या में वृद्धि के कारण होता है, मिथ्या यानी आकर्षण होता है। तो इस प्रकार दोस्तों ये आपका यानी मांग का नियम रहा। तो मांग का नियम में सबसे पहले इसमें देखिए यानी मांग का एक रेखीय फलन होता है। मांग का रेखीय फलन क्या होता है, मांग का रेखीय फलन। तो रेखीय फलन बराबर होता है दोस्तों, यानी सूत्र होता है आपका D इक्वल टू अल्फा माइनस यानी BP, जिसमें D आपका होता है वस्तु की मांग की मात्रा, आपका ये आपका A है, ए होता है वस्तु का यानी मूल्य मांग, और आपका पी होता है वस्तु का यानी मूल्य, और बी होता है यानी वस्तु का यानी पैरामीटर मूल्य, जो भी मांग कीमत में संबंध में यानी मापा जाता है। तो इस प्रकार आपका यानी सूत्र होता है D इक्वल टू ए माइनस बी पी। तो ए माइनस बी पी आपका क्वेश्चन पूछेगा, उस पर ये आपका करेंगे फिलिंग करेंगे और इससे यानी आंसर निकालेंगे। तो सीधे हम क्वेश्चन पर आते हैं। मांग वस्तु को प्राप्त करने की वह इच्छा है जिसमें खरीदने हेतु ऑप्शन ए साधन हो, ऑप्शन बी धैर्य हो, ऑप्शन सी इच्छा हो, ऑप्शन डी यानी तैयारी हो। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है, इसमें आपका ऑप्शन यानी पहला सही है, यानी क्या होना चाहिए, तो साधन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्य मांग वस्तु की उन मात्राओं को बताती है जो एक उपभोक्ता विभिन्न मूल्यों पर ऑप्शन ए यानी खरीदने को तैयार हो, ऑप्शन बी बेचने को तैयार हो, ऑप्शन सी पुनः क्रय करें, ऑप्शन डी पुनः विक्रय करें। इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसमें आपका ऑप्शन यानी ए सही है, यानी खरीदने को तैयार हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यानी विलास की वस्तुओं को कहते हैं। तो विलास की वस्तुओं को क्या कहते हैं, ऑप्शन ए मध्यम श्रेणी की वस्तुएं, ऑप्शन बी निम्न श्रेणी की वस्तुएं, ऑप्शन सी उत्तम श्रेणी की वस्तुएं, ऑप्शन डी निकृष्ट वस्तुएं। तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो इसमें आपका ऑप्शन यानी सी ऑप्शन
यानी विलास की वस्तुएं होती हैं। तो विलास की वस्तुएं यानी कौन सी वस्तुएं होंगी, इसमें आपका ऑप्शन यानी कौन सा सही होगा, यानी सी ऑप्शन सही होगा। यानी उत्तम किस्म की वस्तुएं, उत्तम श्रेणी की वस्तुएं, सुपीरियर वस्तुएं यानी क्या होती हैं, विलासिता की वस्तुएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हीन वस्तु वह है जिसकी मांग बढ़ती है अन्य चीज़ें समान रहने पर, जब यानी उसकी कीमत बढ़ती है। दूसरा, उपभोक्ता की आय बढ़ती है। तीसरा, उसकी स्थानापन्न उत्तम वस्तुएं कीमत घटती है। लास्ट, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, यानी उसकी कीमतें यानी क्या होती हैं, बढ़ती हैं। यानी कि हीन वस्तु वह है जिसकी यानी मांग बढ़ती है, यानी कौन सा, तो इट प्राइस इंक्रीज, यानी आपका ए ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो वस्तुएं एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जाती हैं उन्हें कौन सी वस्तुएं कहते हैं। तो ऑप्शन ए प्रतिस्थापन वस्तु, ऑप्शन बी पूरक वस्तु, ऑप्शन सी सहयोगी वस्तु, ऑप्शन डी यानी आड़ी वस्तु। तो कौन सी वस्तुएं होती हैं वो, तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। यानी जो वस्तुएं एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जाती हैं उनको दोस्तों बोलते हैं यानी क्या, प्रतिस्थापन वस्तु। जहाँ भी प्रतिस्थापन देखेंगे यानी मोहर लगाएंगे, थप्पा लगाएंगे। यानी कौन सा वस्तु, तो सब्स्टिट्यूट्स गुड्स, यानी ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यानी जब दो वस्तुएं संयुक्त उद्देश्य की पूर्ति करे तो वह यानी होती है कौन सी वस्तु, तो पूरक वस्तु। बी संयुक्त मांग है, सी अकेली मांग है, डी विविध मांग है। तो इसमें आपका ऑप्शन यानी कौन सा सही होगा, तो इसमें आपका ऑप्शन यानी बी ऑप्शन सही होगा। यानी संयुक्त मांग है, यानी ज्वाइंट डिमांड। कौन सा डिमांड, तो ज्वाइंट डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, यानी मांग की लोच। नेक्स्ट है आपका मांग की लोच। तो मांग की लोच चैप्टर में सबसे पहले आप मांग की लोच को जानेंगे कि मांग की लोच होता क्या है, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है, मांग की लोच। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है, तो मांग की लोच। तो देखिए, किसी भी वस्तु की मांग की लोच वह गति है या दर है जिस पर मूल्य में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उसकी मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा में क्या होता है दोस्तों, तो परिवर्तन होता है। यानी मूल्य में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग की मात्रा में होने वाले परिवर्तन को ही दोस्तों क्या बोलते हैं, तो मांग की लोच बोलते हैं। तो इसमें मूल्य में परिवर्तन, देखिए मूल्य बढ़ेगा तो आपका यानी मांग क्या घट जाएगा, अब मूल्य घटेगा तो मांग क्या हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार यानी मूल्य लोच होता है। और मूल्य लोच के प्रकार दोस्तों, तो देखिए मूल्य लोच के प्रकार को 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है यानी कीमत लोच, दूसरा होता है आपका आय लोच यानी इनकम इलास्टिसिटी, तीसरा होता है आपका यानी क्रॉस लोच यानी आड़ी लोच। तो इसमें देखिए यानी कीमत लोच क्या होता है, तो कीमत लोच से आशय ऐसे लोच से है जो किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उसकी मांगी जाने वाली यानी उसकी मांग में जो परिवर्तन होता है उसे ही हम कीमत लोच कहते हैं। और कीमत लोच के लिए सूत्र होता है दोस्तों, कीमत लोच के लिए सूत्र होता है आपका यानी इलास्टिसिटी या प्राइस इक्वल टू होता है मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन। यानी मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, यानी मांग की क्या मात्रा में, यानी मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे यानी मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन। यानी मात्रा और मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन ही क्या कहलाता है, आपका मांग की यानी कीमत लोच कहलाता है। तो मांग की कीमत लोच को यानी कई भागों में बांटा गया है, जिसमें आपका पूर्णतया लोचदार मांग होता है। पहला यानी पूर्णतया लोचदार मांग होता है, दूसरा होता है आपका यानी अत्यधिक लोचदार मांग, तीसरा होता है लोचदार मांग, चौथा होता है आपका बेलोचदार मांग और पांचवा होता है पूर्णतया बेलोचदार मांग। तो यह आपका यानी 5 पॉइंट है यानी कीमत लोच के प्रकार में। देखिए आपका इन टाइम का यानी अभाव है, इसलिए हम जल्दी यानी फास्ट यानी बताएंगे आपको, यानी एक एक पॉइंट आपको समझाते जाएंगे केवल। उसके बाद से आप सीधे आइए यानी मांग की, सबसे पहले आपका कीमत लोच हो गया, उसके बाद से आप पढ़ेंगे यानी मांग की आय लोच। तो मांग की आय लोच होता क्या है, मांग की आय लोच। तो मांग की आय लोच से आशय ऐसे लोच से है जिसमें किसी उपभोक्ता की आय में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी जो भी मात्रा में परिवर्तन होता है दोस्तों, उसको ही आय लोच कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका इनकम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो आप क्या करेंगे, वस्तु का मांग बढ़ा देंगे। और आपका इनकम क्या घट रहा है, तो वस्तु का मांग क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यह दोस्तों आपका कहलाता है यानी आय लोच।
तो आई लोच के लिए सूत्र क्या होता है, तो आई लोच के लिए सूत्र होता है मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, यानी इसमें भी यानी मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन और भागे आय में प्रतिशत परिवर्तन। किसमें, तो आय में प्रतिशत परिवर्तन, और जो भी इसमें परिवर्तन होता है उसी को ही बोलते हैं यानी इलास्टिसिटी ऑफ इनकम। क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ इनकम बोलते हैं दोस्तों। उसके बाद से इसके भी कई प्रकार होते हैं, यानी अनंत आय लोच, इकाई से अधिक आय लोच, मांग की इकाई की लोच, उसके बाद से मांग की ऋणात्मक आय लोच, मांग की शून्य आय लोच। उसके बाद से सीधे हम चलते हैं यानी क्रॉस डिमांड यानी आड़ी लोच। तो आड़ी लोच होता क्या है, यानी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी जब किसी वस्तु यानी ए वस्तु की मांग में परिवर्तन से यानी बी का मूल्य बढ़ता है या घटता है, उसे ही हम बोलते हैं यानी क्रॉस यानी डिमांड। इसके लिए यानी आपका सूत्र होता है दोस्तों, यानी इलास्टिसिटी ऑफ यानी क्रॉस के लिए सूत्र होता है ए वस्तु की मांग में परिवर्तन, यानी ए वस्तु की मांग में परिवर्तन भगे यानी बी वस्तु की मांग में परिवर्तन, ये आपका होता है यानी क्रॉस लोच का सूत्र होता है। तो इसके बाद से हम सीधे चलते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन पे। आपका एमसीक्यू क्वेश्चन यानी क्वेश्चन कह रहा है मांग की लोच का कथन है। तो मांग की लोच यानी किस प्रकार का कथन है, तो ऑप्शन ए परिमाणात्मक, ऑप्शन बी गुणात्मक, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो आपका ऑप्शन यानी ए सही होगा, यानी परिमाणात्मक। यानी मांग की लोच क्या है, परिमाणात्मक है यानी क्वांटिटेटिव है। क्या है इंग्लिश में, यानी क्वांटिटेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी मांग की लोच प्रभावित होती है तो वस्तु के मूल्य द्वारा, बी वस्तु की प्रकृति द्वारा, सी क्रेता समूह द्वारा, डी उपरोक्त सभी के द्वारा। तो इसमें आपका ऑप्शन यानी कौन सा सही होगा, तो इसमें आपका ऑप्शन यानी डी सही होगा, यानी उपरोक्त सभी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से सर्वाधिक बेलोचदार मांग किसकी है। तो निम्न में से सर्वाधिक बेलोचदार मांग किसकी है, तो ऑप्शन ए है आपका निम्न में से सर्वाधिक बेलोचदार मांग यानी किसकी है। ऑप्शन ए सिगरेट, ऑप्शन बी आइसक्रीम, ऑप्शन सी नमक, ऑप्शन डी यानी साबुन। तो ऑप्शन सी यानी नमक वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांग की आय लोच होती है। ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो आपका ऑप्शन यानी सी सही होगा, यानी मांग की यानी आय लोच धनात्मक भी होगी और आपका ऋणात्मक भी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांग की आय लोच इकाई से अधिक है तो, मांग की आय लोच इकाई से अधिक है तो यानी वस्तु है, यानी एक हीन वस्तु है, बी एक विलासिता वस्तु है, सी एक अनिवार्यता वस्तु है, डी एक असंबंधित वस्तु है। यानी कौन सा वस्तु है, तो आपका यानी बी वाला ऑप्शन सही है, यानी क्या, तो विलासिता की वस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि दो वस्तुओं के मध्य यानी मांग की आड़ी लोच धनात्मक है तो वे वस्तुएं हैं। ऑप्शन ए पूरक, ऑप्शन बी घटिया, ऑप्शन सी यानी स्वतंत्र, ऑप्शन डी यानी स्थानापन्न। तो आपका ऑप्शन इसमें यानी कौन सा सही होगा, यानी स्थानापन्न वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कौन सा, तो सब्स्टिट्यूट। नेक्स्ट है आपका यानी अत्यधिक मांग की मूल्य लोच की दिशा में, अत्यधिक मांग की मूल्य लोच की दिशा में, यानी ऑप्शन ए डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा पी, ऑप्शन बी डेल्टा क्यू ग्रेटर देन डेल्टा पी, ऑप्शन सी डेल्टा क्यू लेस देन डेल्टा पी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखिए दोस्तों आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो आपका ऑप्शन यानी बी ऑप्शन सही होगा, यानी डेल्टा क्यू ग्रेटर देन डेल्टा पी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्य बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा से संबंध मूल्य लोच होगी। तो ऑप्शन ए इकाई लोच, ऑप्शन बी बेलोचदार लोच, तीसरा लोचदार, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका यानी ऑप्शन यानी कौन सा सही होगा, तो आपका ऑप्शन यानी कौन सा सही होगा, तो इकाई लोच वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, यानी यूनिट इलास्टिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तु के मूल्य में 80% गिरावट से मात्रा में 100% की वृद्धि होती है तो लोच होगी। तो लोच कौन सा लोच होगी, तो आपका यानी कौन सा लोच होगी, तो आपका यानी
पहला ऑप्शन सही है यानी 1.25, यानी ये वाला ऑप्शन सही है, हल कर लीजिए। मांग की मूल्य लोच की गणना की जाती है, तो मांग की मूल्य लोच की गणना यानी कैसे की जाती है, तो डेल्टा क्यू अपान डेल्टा पी इंटू पी अपान क्यू, यही वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। डेल्टा का मतलब परिवर्तन होता है, यानी मात्रा में परिवर्तन भागे प्राइस में परिवर्तन, फिर से प्राइस में परिवर्तन यानी मात्रा में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी एक सीधी रेखा, देखिए दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है एक सीधी रेखा यानी प्रवृत्ति रेखा यानी खींची जाती है, तो एक सीधी रेखा यानी प्रवृत्ति रेखा खींची जाती है, तो सीधी रेखा यानी प्रवृत्ति रेखा यानी खींची जाती है, यानी ऑप्शन सही है कि गलत है, तो आपका ऑप्शन यानी ए प्लस यानी बी एक्स वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, यानी ए प्लस बी एक्स यानी सही है। एंड टेंड पूछ रहा है सिग्मा एक्स इक्वल टू 0 हो तो ए का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों ये आपका मांग पूर्वानुमान से संबंधित क्वेश्चन है। किससे संबंधित क्वेश्चन है, मांग पूर्वानुमान। तो मांग पूर्वानुमान सबसे पहले आपको जानना होगा कि मांग पूर्वानुमान होता क्या है, यानी फोरकास्टिंग होता क्या है, तो मांग पूर्वानुमान होता क्या है, तो मांग पूर्वानुमान से ऐसे अनुमान से है जिसमें यानी किसी भी कंपनी का विक्रय अनुमान एक चुनी गई विपणन योजना और वातावरण संबंधी कल्पित दशाओं पर ही आधारित होता है। कंपनी की बिक्री का अनुमानित स्तर होता है, यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक प्रस्तावित नियम योजनाबद्ध भावी तरीके से शक्तियों का अनुमान लगाते हैं, और एक बिक्री का पहले से ही अनुमान लगाना क्या कहलाता है, तो पूर्वानुमान। यानी इसकी विशेषता ये हो जाएगी, पहला कि ये मांग पूर्वानुमान विपणन योजना का आधार है, दूसरा हो जाएगा कि मांग पूर्वानुमान निश्चित अवधि के लिए होता है, तीसरा हो जाएगा ये भविष्य से संबंधित होता है, चौथा हो जाएगा कि ये संपूर्ण उद्योग के लिए होता है, पांचवा हो जाएगा ये भूतकालीन समंकों पर आधारित होता है, छठवां हो जाएगा ये वर्तमान परिस्थितियों का भी इसमें संयोजन किया जाता है, और अगला हो जाएगा इसमें प्रतिस्पर्धा, उपभोक्ता की रुचि, स्थानापन्न वस्तुएं, वस्तु का मूल्य आदि का ध्यान दिया जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों ये आपका मांग पूर्वानुमान है। उसके बाद से मांग पूर्वानुमान की यानी विधियाँ, तो देखिए मांग पूर्वानुमान की यानी कई विधियाँ हैं, जिसमें आपका पहला विधि है व्यापारिक निर्देशांक। कौन सा विधि, तो व्यापारिक निर्देशांक विधि है। दूसरा है आपका यानी बाह्य गणन विधि। कौन सा विधि, तो बाह्य गणन यानी एक्सट्रापोलेशन। तीसरा है प्रतीपगमन विश्लेषण, यानी आप जो पढ़ चुके हैं यानी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में, यानी प्रतीपगमन विश्लेषण। तीसरा है आपका अर्धमितीय प्रारूप, यानी चौथा है आपका अर्धमितीय प्रारूप। उसके बाद से आपका लास्ट है सामूहिक राय जानना, यानी सामूहिक राय जानना विधि। इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, तो मांग पूर्वानुमान की ये विधियाँ होती हैं। तो हम आपको सीधे ले चलते हैं, यानी मांग पूर्वानुमान से यानी दो विधियाँ हैं, जिसमें आपका यानी एक है प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में दोस्तों आपका सूत्र होता है ए इक्वल टू यानी सिग्मा वाई अपान यन होता है, फिर से बी इक्वल टू यानी सिग्मा एक्स अपान सिग्मा एक्स स्क्वायर होता है। इस सूत्र का प्रयोग करते हुए हम ए और बी का मान निकालते हैं। फिर से यानी टी इक्वल टू यानी ट्रेंड इक्वल टू या वाई इक्वल टू यानी ए प्लस बी एक्स, यानी ए प्लस बी एक्स में यानी क्या करते हैं, तो मान भर देते हैं, यानी ए प्लस बी एक्स यानी ए का मान, बी का मान, फिर से एक्स का मान भर देते हैं, तो आपका ट्रेंड निकल जाता है। तो सीधे हम आप क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, और इसका देखिए एक शॉर्टकट भी फार्मूला होता है। तो शॉर्टकट फार्मूला के लिए आपका सूत्र क्या होता है, तो उसमें हम यानी आपका सबसे पहले यानी उसमें आपका समीकरण बनाते हैं। तो समीकरण में आपका होता है सिग्मा वाई, क्या होता है, तो सिग्मा वाई इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, ये आपका होता है। उसके बाद से सिग्मा वाई यानी होता है आपका, उसके बाद से होता है